Hello everyone, welcome all. Today we are going to discuss the part second of Geography chapter Manufacturing Industries, class 10. Yes, we have just done the introduction section, importance of manufacturing. Yes, so today what we are going to discuss is contribution of industry to national economy. What contribution is given by the industry to our economy? Here they are saying over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% for the industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. Yes, it's a development, it's a progress. You can see the difference in the progress in last 2 decades. This is much lower in comparison to some East Asian economies. Obviously इतना भी ज़्यादा नहीं है, अगर हम इसको ग्लोबली कंपेयर करें तो ये कम है, बहुत कम है ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से, where it is 25 to 35% only. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रेंड है ग्रोथ रेट का मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट डिकेड से अगर हम कंपेयर करें, लास्ट डिकेड में कितना हुआ है तो 7% के करीब हुआ है. सो द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%. तो हम अगर नेक्स्ट डिकेड की बात करें तो हम आइडिया करते हैं एटलीस्ट 20% होना चाहिए. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. Yes, since 2003 जो हमारा रेट है वो ग्रो कर रहा है 9 से 10% तक, with appropriate policy intervention by the government and renewed efforts by the industry. तो इसमें दोनों का ही एफर्ट्स है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर कर रही हैं एफर्ट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड. तो जो गवर्नमेंट है या इकोनॉमिक्स ने क्या प्रेडिक्शन करा है, क्या अंदाज़ा लगाया है कि मैन्युफैक्चरिंग अपना टारगेट कब तक अचीव कर सकती है अगर वो चाहे तो नेक्स्ट डिकेड तक, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा के और क्वालिटी ध्यान में रख के. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप बाय द ऑब्जेक्टिव. और इसके लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल भी बनाई गई है, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं NMCC, अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए. नाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन है कैसी होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. हमेशा जब भी कोई इंडस्ट्री अपनी डेवलप करता है तो पहली थॉट क्या होता है कि भाई ऐसी जगह पर हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे हर चीज़ हमें अवेलेबल हो, ईजिली मिल जाए. वो क्या चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती है किसी भी इंडस्ट्री को? रॉ मटेरियल, कच्चा माल सबसे पहले चाहिए, लेबर चाहिए, मैन पावर, कैपिटल चाहिए, मनी, पावर एंड मार्केट भी चाहिए. इट इज़ रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. ये बहुत ही मुश्किल है कि आपको सारे फैक्टर्स एक ही प्लेस पर मिल जाए. Consequently, manufacturing activities tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो क्या होता है, हम ऐसी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी एक्टिविटी टेंड करते हैं, लोकेट करते हैं जहाँ पे हमें वो चीज़ें या तो मिल जाएं, सारी की सारी नहीं मिल तो सारी मिल नहीं पाती इजीली ना, तो हम लोअर कॉस्ट ढूंढते हैं कि जो कॉस्ट होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलोज. Sometime industries are located in or near the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Now, what it mean? कह रहे हैं कि जब इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है. और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो सिटीज़ के पास में होती हैं, भले ही आउटर एरिया में हो बट सिटीज़ के पास ही होती हैं कि एक्सेस हो सके मैन पावर का. ठीक है, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, इसलिए दोनों साथ में जाते हैं. सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice, etc. क्या होता है, क्यों सिटीज़ के पास रखते हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ मार्केट मिलती है, उनको अपना प्रोडक्ट जो बनाएंगे सेल भी तो करने, सर्विसेज मिलेंगी कौन सी, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट ईजी कर पाएंगे, लेबर मिलेगी, कंसल्टेंट में, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब चीज़ें उन्हें ऑब्वियसली सिटीज़ की हेल्प से मिलेंगी टू द इंडस्ट्री. मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू
came together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economies. What they are saying that बहुत सी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, आती हैं साथ में कि एडवांटेज मिले जो अर्बन ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स है वो बहुत से एडवांटेजेस देते हैं इंडस्ट्री को, उन एडवांटेजेस को क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, और हल्के हल्के ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस जो है वो इंडस्ट्रीज को मिलते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Consequently, there emerged certain pocket of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. Yes. Now here they are saying कि इंडिपेंडेंस से पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे लोकेट करे जाते थे, कहाँ लोकेट कर जाते हैं, इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड, कि जहाँ से ओवरसीज ट्रेड यानी एक देश से दूसरे देश आसानी से व्यापार करा जाए। तो वो जगह कौन सी थी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्योंकि पोर्ट थे, क्योंकि सी रूट था, वहाँ से इजीली एक दूसरे देश की जो सामान थे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ करता था। तो वहाँ पे बहुत ढेर सारी पॉकेट इंडस्ट्रीज बन गई, अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड हो गए, कहाँ पर ह्यूज मतलब एग्रीकल्चरल एंड रूरल हिंटरलैंड के थ्रू। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये एग्जाम्पल्स के थ्रू, इंडस्ट्री और मार्केट लिंकेज। इंडस्ट्री का मार्केट से क्या लिंक है, इनपुट्स, रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मिल रही हैं हमें। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज फैक्ट्री, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, फैक्ट्री में। आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे उन सब चीज़ों की हेल्प से, उन सब लोगों की हेल्प से। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, वापस वो मार्केट जाएंगे। अब क्या होगा, मनी जो है मार्केट जाएंगे तो मनी आएगा, मनी आएगा तो वापस से हमें रॉ मटेरियल लाना है, और वो साइकिल जो है एक तरीके की स्टार्ट है। तो ऑब्वियसली वी डिपेंड लाइक टोटली, यस, मतलब हम पूरे तरीके से मार्केट पे इंडस्ट्रीज जो है डिपेंड है, क्योंकि उन्हें इनपुट मिल रहा है वहाँ से, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहीं से, फिर पूरी साइकिल मैंने आपको बता दी अभी कैसे जो है हम उसकी हेल्प से कंप्लीट कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हों। इंडस्ट्री आप ऐसी जगह सेटअप करो या किसी इंडस्ट्री को भी सारी चीज़ें मिल जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हमें ऐसी लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे हमें गवर्नमेंट पॉलिसी का भी फ़ायदा मिल सके, हमें स्किल्ड लेबर मिल सके, स्पेशलाइज लेबर मिल सके। तो यहाँ पे एक और चार्ट दिया है कि चलिए आप मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आइडियल लोकेशन में हम क्या चीज़ चाहिए होती है, बट हमें क्या मिलती है या हमें क्या ढूंढनी चाहिए। तो हम इस चार्ट से समझेंगे, ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी लोकेशन चाहिए, ढूंढनी चाहिए कि जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, मतलब कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। बस यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, कॉस्ट कम से कम लगा करके आप रॉ मटेरियल अपनी साइट पे ला सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी कम हो जाए, वही बात की डिस्टेंस ज़्यादा होगा, या जहाँ से आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो वहाँ से थोड़ी लोकेशन पास हो जाए, या आप कहीं ऐसी ट्रांसपोर्ट से मंगा लो जो इजी हो जाए। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली द मेन थिंग, हम बना क्यों रहे हैं, हम जो चीज़ें बना रहे हैं हमें वो सेल करनी है, हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है और मार्केट तक पहुँचानी है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पहुँचानी है। तो उसमें जो कॉस्ट लगे हमारी वो भी कम लगे, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, एंड ऑब्वियसली द मेन डिसीजन इज आर ओनली। तो हमें डिसीजन लेना है और देखना है क्या वो आइडियल लोकेशन है, क्या ये अच्छी से अच्छी लोकेशन है, वो हमें जा कर के देखना होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन डिफरेंट बेसिस, क्योंकि आपको एक वर्ड इंडस्ट्री है उसके भी सब पार्ट होते हैं। इंडस्ट्री एक तरीके की नहीं होती है, बहुत चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ सर्चेस, बहुत है, अपने आसपास देखोगे हर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में हुआ है। अब कौन सी इंडस्ट्री में हुआ है,
वो डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर। वही हम यहाँ पे बात करेंगे। ट्रांजिस्टर्स देखे होंगे आपने, इलेक्ट्रिक बल्ब भी देखे होंगे, वेजिटेबल ऑयल देखा होगा, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन. If we classify the various industry based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Yes. अगर हम उनको उनके टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे किस इंडस्ट्री में क्या बनता है तो अच्छे से समझ पाएंगे. इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. यहाँ डिफरेंट क्लासिफिकेशन दे रखा है जिसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, राइट. बट आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर ओनली. हम ये सारी जो इसके टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. और अगर आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली है एंड यू लाइक इट, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू.